कठिनाइयाँ वह सीढ़ियाँ हैं सफलता की ओर बढ़ा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूँ के.एस. चौहान और बच्चों, हिस्ट्री की इन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमारी एंशियंट हिस्ट्री का एक पैटर्न चल रहा है और पर डे आपको एक दिन आपको चैप्टर और दूसरे दिन आपको उसके मल्टीपल क्वेश्चंस P/Q इसी के साथ हम मॉर्निंग में प्रेजेंट होते हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। आज हमारा टॉपिक होगा जिसको बच्चों कहते हैं कि पोस्ट मौर्य काल। तो चलो सबसे पहले हम अपने एक मैप को बनाते हैं। ये हमारा मैप है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये मल्टी कलर लेते हैं इस एरिया को, और इस एरिया में बच्चों मैत्राइका MAITRIK मैत्राइका थे। इस एरिया में यहाँ देखेंगे तो आंसर है पुष्यभूति वंश, पुष्य। और यहीं इसी एरिया में हम यहाँ देखेंगे मोखरी। यहीं पर एरिया में हम देखेंगे ये आपका असम वाला इलाका जिसे कहते हैं कामरूप। बंगाल वाला एरिया गोड़। ये आपका रहेगा मालवा, ये मालवा वाला इलाका है। और यहीं पर अगर हम साउथ की बात करें तो चालुक्य। मतलब ये हम ये कह रहे हैं कि 6 से लेकर 7 सेंचुरी का समय है। इस समय पूरा भारत डिसइंटीग्रेटेड था, मतलब अलग अलग भागों में बटा हुआ था। पुष्यभूति वंश, मोखरी डायनेस्टी, कामरूप डायनेस्टी, गोल्ड डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, मालवा के अंदर यहाँ मालवा मैत्राइका डायनेस्टी, ये सभी डायनेस्टी इस समय बटी थी। तो आज का जो हमारा बच्चों टॉपिक है वो है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्धन वंश, ये वर्धन वंश क्या था और क्या क्या इसके बारे में है। तो वर्धन वंश समय है 6 सेंचुरी से 7 सेंचुरी का समय। तो ये समय अगर हम यहाँ देखें तो भाई ये जो समय है, ये वाला समय, ये 6 से लेकर 7 सेंचुरी और 2 राजधानियाँ, और ये 2 राजधानियाँ, एक का नाम है थानेश्वर और एक का नाम है कन्नौज। और इन समय में सबसे इम्पोर्टेंट जो शासक था उसका नाम था बच्चों हर्षवर्धन। अगर हम ये बात करें कि हर्षवर्धन से पहले कौन थे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसा पता चलता है कि सारा डेटा हमें मतलब सारे डेटा की समस्या है। और सारे डेटा की समस्या का मतलब है कि इतिहास में उनकी ज़्यादा चर्चा हमें नहीं मिलती। सबसे पहले हम बात करेंगे पुष्यभूति। उसके बाद आते हैं प्रभाकर। इसके बाद इनके बेटे आते हैं राज्यवर्धन। इनकी बेटी है राज्यश्री। और छोटे बेटे आते हैं जिनका नाम है हर्ष। तो आज वही चर्चा हम करेंगे हर्ष के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, क्योंकि इस वंश का सबसे पावरफुल जो राजा थे वो हर्ष थे। सबसे पहले अगर हम पुष्यभूति वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो नरवर्धन नाम के जो राजा थे, उन्होंने हरियाणा के थानेश्वर में एक छोटे से राज्य की शुरुआत की। और इस छोटे से राज्य की शुरुआत करने के बाद इनके पुत्र प्रभाकर वर्धन गद्दी पर बैठते हैं और हर्ष के पिता प्रभाकर वर्धन ने हूणों को पराजित किया और उन्होंने उत्तर भारत में अपने प्रभुत्व को स्थापित किया। ये आपका जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के अंदर इन्होंने थानेश्वर में मतलब आज का हरियाणा, इसके अंदर अपने राज्य की शुरुआत की। ठीक है, चलो ये अब पता चल गया। इसके बाद आते हैं गद्दी पर बैठते हैं राज्यवर्धन कौन थे? तो जैसे कि हमने बताया था, हर्षवर्धन के बड़े भाई थे। उसी समय मालवा के राजा देवगुप्त के द्वारा एक षड्यंत्र किया गया और इसमें साथ दिया गोड़ किंग, जिसका नाम था शशांक। इस काम में शशांक ने, क्योंकि शशांक कौन था, तो कहीं ना कहीं देवगुप्त जो मालवा का राजा था उसका दोस्त था। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर जालसाजी के साथ राज्यवर्धन की हत्या कर। अब उसी समय 606 AD में हर्षवर्धन ने मात्र 16 साल की आयु में गद्दी संभाली
और थानेश्वर की गद्दी पर बैठे। इनके मामा का नाम भांडी था। भांडी ने कहा कि इस समय रोने का समय नहीं, बल्कि सिंहासन में बैठने का समय है। मामा जी के से प्रभावित होकर गद्दी पर हर्षवर्धन बैठे और इन्होंने सबसे पहले अपनी पहली राजधानी थानेश्वर को बनाया और दूसरी राजधानी कन्नौज, मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज को बनाया। और इन्होंने अपने प्रशासनिक ढांचे को गुप्तों के जैसा बनाना शुरू किया। ये आपका जो एरिया है, ये वाला एरिया, तो हम ये कहेंगे कि ये एरिया जो है, जो ये वाला एरिया है, ये है थानेश्वर हरियाणा में। और ये जो एरिया है ये कन्नौज का है, कन्नौज। और ये कन्नौज उत्तर प्रदेश में है, जो आज भी अपने इत्र के लिए, परफ्यूम के लिए जाना जाता। कन्नौज बेसिकली पावरफुल क्यों बना? क्योंकि यहीं से गंगा नदी निकलती थी। हाँ, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और गंगा नदी, यमुना नदी यहीं इस आसपास से निकलती है। तो प्रॉपर नदी कौन सी है? आंसर है गंगा। इसी कारण से ये जो एरिया था बहुत अधिक पावरफुल हुआ। अगर हम धर्म की नीति की बात करें इनके बारे में, तो हर्षवर्धन अपने जीवन में शैव धर्म को शिव को मानता था। बाद में चलकर कन्नौज के अंदर बेसिकली जो हुएन सांग चाइनी यात्री जिसे हुआंग झांग भी कहते हैं, ये बेसिकली चाइना से भारत में आया इस बात को देखने के लिए कि भाई बुद्धिज़्म का प्रभाव कितना है और कितना यहाँ कम हो रहा है, बुद्धिज़्म का प्रभाव कितना कम है और कितना कम हो रहा है, इस बात को देखने के लिए, प्रोग्रेस ऑफ बुद्धिज़्म को देखने के लिए ये नॉर्थ इंडिया के रास्ते से, उत्तर भारत के रास्ते से भारत में आया। इसको जैसे ये भारत में आ रहा था हुएन, उसी समय कई बार इसको लूटा गया, रास्ते में लूटा गया। और जैसे ये भारत में आया हर्षवर्धन के शासनकाल में, इसने महायान बौद्ध धर्म के लिए कन्नौज के अंदर, कहाँ पर? आंसर है कन्नौज के अंदर एक बौद्ध सभा, कन्नौज के अंदर एक बौद्ध सभा, जिसे महायान बौद्ध सभा कहते हैं, इसको बुलवाया। और इसी के प्रभाव से जो आपका हर्षवर्धन था, जो शिव का उपासक था, वो धीरे धीरे बुद्धिज्म की ओर बढ़ने लगा। उन्होंने प्रयाग में, कन्नौज में बौद्ध की सभाएं कराई। किसके प्रभावित होकर? हुएन से प्रभावित। हुएन की यात्रा 626 से शुरू हुई, चाइना से आते हुए, और हर्षवर्धन के दरबार में पहुंचा और उसने हर्षवर्धन के बारे में यहाँ बताना शुरू किया। उन्होंने ये कहा कि हर्षवर्धन का जो शासनकाल है, ये कहीं ना कहीं ये जो लुटेरे हैं उनसे सुरक्षित नहीं है। मतलब हुएन खुद बताता है कि हुएन, जिसे हुआंग झांग भी कहते हैं, क्या कहते हैं? हुआंग झांग भी कहते हैं, हुएन शांग भी कहते हैं। ये बेसिकली बताता कि जिस समय चाइना से होते हुए ये भारत की ओर आ रहा था, तो इसे रास्ते में काफ़ी बार लूटा गया। तो इसने ये बताया कि भाई रास्ता या सड़कें हर्षवर्धन के समय में सुरक्षित नहीं थी। इसने भारत के अंदर, समाज के अंदर, जो उसके दरबार में रहकर समाज की परिस्थिति को बताया, राजनीतिक प्रकृति को बताया, और ये एक बड़ा सोर्स हमारे इतिहास को जानने का होता है। हर्षवर्धन ने सोचा चलो उत्तर भारत की ओर अपना विस्तार करने के बाद हर्षवर्धन ने भारत के अंदर मालवा के राजा को हराया, शशांक को हराया, और प्रभाकर और आपके जो कामरूप के राजा से अपनी मित्रता की, और हर्षवर्धन ने शशांक को घेरने के लिए कामरूप के राजा, मतलब असम के राजा से दोस्ती की, और ईस्ट साइड से, पूर्वी साइड से उनसे कहा कि आप पूर्व से अटैक करो, मैं पश्चिम से अटैक करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि इनके शासनकाल में अब जो उत्तर भारत का साम्राज्य है वो एक बार फिर से गुप्तों के जैसा
यहाँ प्रभावशाली होने लगा। इसलिए इनको उत्तरापथी कहा जाता है, मतलब उत्तर पर राज करने वाला कहा जाता है। उत्तरो साकलो तरा ये कहा जाता है, मतलब उत्तर पर राज करने वाला। तो ये जो एरिया था, अगर हम इस एरिया की बात करें, यहाँ तक का एरिया, नर्मदा नदी तक एरिया अब हर्षवर्धन के समय में आ गया। केवल किस एरिया को छोड़कर, तो एक ये एरिया है जो आपका जम्मू कश्मीर का एरिया है, ये हर्षवर्धन के राज्य में नहीं था। और यहाँ पर जो ये वाला एरिया मैत्राई के हैं, गुजरात वाला एरिया, इसने अपने दोस्त को, मतलब अपने डायरेक्ट प्रत्यक्ष अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि इसे एज ए बफर स्टेट के रूप में रखा। तो कहने का मतलब ये, नर्मदा नदी का जो एरिया है, यहाँ तक इनका साम्राज्य था। मतलब उत्तर भारत में हम हर्षवर्धन का साम्राज्य या वर्धन वंश को हम कहते हैं। अब इसी समय जब उत्तर भारत का पूरा भाग हर्षवर्धन के शासनकाल में आ गया, तो उन्होंने ये सोचा कि चलो अब साउथ इंडिया की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। हर्ष ने जैसे दक्षिण की ओर विस्तार करना शुरू किया, उसी समय चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकंड यहाँ पर नर्मदा नदी की किनारे आकर डट गया। और दोनों के बीच, नर्मदा नदी के किनारे पर कौन सी नदी है, नर्मदा नदी के किनारे पर दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने, पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हरा दिया। इसका मतलब नीचे है पुलकेशिन सेकंड, ऊपर है हर्षवर्धन। इन दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई और ये अपने कन्नौज में वापस आ गए। और इन्होंने सोचा कि अगर हम साउथ इंडिया में अटैक करेंगे तो गलत होगा, अब उत्तर भारत को ही सुरक्षित रखा। इन्होंने अपनी कूटनीति किस तरह से अपनाई? हर्षवर्धन ने चीन के तांग वंश से अपने राजनयिक संबंध बनाए, और कूटनीतिक डिप्लोमेसी के साथ इन्होंने विदेशी संबंध भी अपने स्थापित करने शुरू किए। अगर हम साहित्यिक योगदान की बात करें, तो भाई हर्षवर्धन के दो काम थे, एक राजा के रूप में और एक कवि के रूप में। तो ऐसा नहीं था कि हर्षवर्धन केवल और केवल एक राजा ही थे, बल्कि उन्होंने अनेक किताबें भी लिखी, जैसे नागानंद, जैसे रत्नावली, जैसे प्रियदर्शिका। ये सभी किस उसमें, तो आंसर संस्कृत में। तो कहीं ना कहीं इनके शासनकाल में संस्कृत का भी अधिक योगदान और प्रगति की ओर चलना शुरू हुआ। मतलब कहीं ना कहीं इनके शासनकाल में साहित्य भी एक पराकाष्ठा पर या क्लाइमेक्स पर पहुंचना शुरू। इनके दरबार में एक लेखक थे जिनका नाम था बाणभट्ट, और उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी जैसी किताबों को लिखा। इन सभी से हमें उस काल की इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। मतलब इन्हीं किताबों के माध्यम से इतिहास के उन पन्नों को टटोला जा सकता है जो हर्षवर्धन के समय था। साहित्य, संस्कृति और स्थापत्य। हालांकि हम जानते हैं कि हर्षवर्धन ने अनेक मंदिर का निर्माण कराया, अनेक स्तूपों का निर्माण कराया और अनेक विहारों का निर्माण कराया। ये विहार मतलब रहने वाली जगह, बोधिष्टों को रहने वाली जगह। स्तूप मतलब बौद्ध धर्म के बरियल्स हैं। और हिंदू और बौद्ध धर्म की भावना के साथ इन्होंने एक समन्वय बनाने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि ये बौद्ध धर्म के ही की ओर झुके हुए थे, नहीं। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू शासक भी कहा जाता है, क्योंकि इनके बाद अब जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं उसकी समाप्ति हो जाती है, और इसके बाद कहीं ना कहीं इस्लाम भारत के अंदर एंटर करना शुरू कर दिया। हर्ष की मृत्यु 647 में संतानहीन के रूप में हो गई, और उनके बाद हर्षवर्धन का समय, वर्धन वंश का समय धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। अब इसके साथ बच्चों ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं। हर्षवर्धन के पिता कौन थे? हुएन भारत में कब आया? हर्ष को किसने हराया? हर्ष की राजधानी क्या थी? बाणभट्ट किसके दरबारी थे? ये सभी इन क्वेश्चनों के साथ बच्चों हम इस लेक्चर को एंड करेंगे, और
यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन होगा कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन सेकंड ने किस नदी के किनारे पर हरा दिया। तो ये आप बच्चों अपने कमेंट में दोगे, और आपको अगर वीडियो ये अच्छी लगती है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।